बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अब की बार किसका बिहार, कहानी कुर्सी की में बात कर रहे हैं। बिहार की जनता किसको चुनेगी इस बार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर, या फिर इस बार तेजस्वी यादव जो बदलाव की बात कह रहे हैं वो आएगा। अब देखिए चलते चुनाव में समीकरण कैसे बदलते हैं। बहुत जोर लगाती हैं खासकर छोटी पार्टियां एक एक टिकट के लिए, बड़ी पार्टियों में भी खींचतान चलती है, लेकिन चुनाव में जब फ्रेंडली फाइट की नौबत आती है तो आप एक तो वोटरों का असमंजस समझिए, और इस बार बहुत सारी ऐसी सीटें थी जहां पर सो कॉल्ड फ्रेंडली फाइट जो है वो चल रही थी महागठबंधन के अंदर। अब उन सीटों का हाल, उसमें से एक सीट का स्पेसिफिकली मैं आपको हाल बताऊंगा कि वहां पर देखिए क्या खेल किसके साथ हुआ है। महागठबंधन आमने सामने बछवाड़ा की सीट पर है कांग्रेस सीपीआई, बेलदौर की सीट है कांग्रेस आईआईपी, बिहार शरीफ की सीट है कांग्रेस सीपीआई, वैशाली आरजेडी कांग्रेस लड़ रहे थे, राजापाकड़ कांग्रेस सीपीआई लड़ रही थी। अब इसमें से एक सीट ऐसी आई जिसमें जो संतोष साहनी थे, मुकेश साहनी के भाई, वो उन्होंने परसों ही अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया। नॉमिनेशन तो वापस नहीं ले सकते, लेकिन कहा हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम बैठ गए, क्योंकि उनके सामने जो आरजेडी से उम्मीदवार थे वो मुसलमान थे और उनको पहले सिंबल दे दिया गया था। फिर बाद में जब ये हुआ कि नहीं ये वीआईपी को देंगे सीट, तो उन्होंने लौटाने सिंबल मना कर दिया, कहा कि अब हम भी लड़ेंगे, ये भी लड़ें। बहुत समझाया, मुसलमान थे, नाराज भी नहीं कर सकते थे तेजस्वी यादव उनको। अब हुआ उन्होंने अपील जारी कर दी वीडियो पर कि इनको संतोष साहनी को जिताइए, यहाँ से हमारे सहयोगी मल्ला पार्टी के जो हैं नाव पर वोट डालिए। वो दोपहर में अपील जारी की और शाम को मुकेश साहनी ने कहा हमारा भाई चुनाव नहीं, अब नहीं लड़ेगा। तो एक तो पता चला गैप है दोनों में इतना, फिर अंदर की कहानी अभी कुछ अजीत जी बता रहे थे। अब उस सीट पर खेल ये हुआ है कि वहां जो ये ईबीसी वोटर है मुकेश साहनी को जिसके लिए साथ लेकर आए तेजस्वी यादव, वो कहां वोट करे, सवाल ये था। वो उसको तो ये दिख रहा है मेरी जाति का आदमी जो खड़ा था, वो जो सबसे बड़ी पार्टी मेरी जात के नाम पर बनाई मुकेश साहनी ने, उनको मजबूर करके जब बैठा दिया उनका कैंडिडेट, तो मैं किसके साथ खड़ा रहूं। तो अभी वहां कुछ लोगों से बात हो रही थी, हमारे रिपोर्टर वहां गए हुए हैं, तो वहां लोग खुलकर कहने लगे हैं कि भाई अब की बार मुद्दा नीतीश कुमार, फिर चलो अब यही। हाँ, तो बिल्कुल ये तो एक जो गौड़ाबोराम की सीट की बात कर रहे हैं, गौड़ाबोराम की सीट पर जो है ये एनडीए की सीट नहीं रही है, कभी स्ट्रांग होल्ड नहीं रहा है, ये लोग लगातार हारते थे। पिछली बार ये सीट एनडीए में ये वीआईपी जब शामिल थी, मुकेश साहनी शामिल थे, तो उनकी पार्टी को दी गई थी, ये हारने वाली सीट थी। लेकिन उस समय ऐसा हुआ कि वो जीत गए। ये सीट 3 बार पहले जीती हुई है जेडीयू ने। अभी इस बीजेपी नहीं जीती है, बीजेपी तो खैर उस पर लड़ती भी नहीं थी, अभी बीजेपी चुनाव लड़ रही है वहां। और ये जो फिर मुकेश साहनी को वो सीट मिली और मुकेश साहनी की सीट की पार्टी से जो एक महिला चुनाव जीत गई वहां से। तो इस बार भी वीआईपी का उस पर इस वजह से दावा था उस सीट पर कि गौड़ाबोराम सीट हमको मिले। और इस बार सबसे पहली सीट वही थी सौरभ जी, जहां नॉमिनेशन कराने गए मुकेश साहनी, अपने भाई संतोष साहनी का जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनकी पार्टी के, उनका नॉमिनेशन हुआ। लेकिन उसके पहले आरजेडी ने सिंबल दे दिया था अफजल अली को, जो मुस्लिम है, और चूंकि मुस्लिम आबादी वहां बहुत बड़ी है तो उनको टिकट पहले दिया गया था आरजेडी की तरफ से। उन्होंने नाम वापसी मना कर दिया कि हम नाम वापस नहीं लेंगे। तब कहा गया कि हम लोग कोर्ट में जाकर के इनका नाम वापस कराएंगे। हाँ, लेकिन कोई कोर्ट में नहीं गया, कोई कोर्ट में नहीं गया। और आखिरी टाइम तक ये अपील की जाती रही। जब तेजस्वी यादव कैंपेन के लिए गए तब भी वहां उन्होंने जाकर के कहा कि कोई विरोध नहीं किया, मुसलमानों से अपील नहीं की कि आप हमारे महागठबंधन के कैंडिडेट को वोट करिए। उन्होंने कहा कि हम ध्यान रखेंगे अफजल अली जी का, हमारी उनसे बात होती रहती है, ये सब कही तेजस्वी यादव ने। पता अब उसमें अंदर की बात यह है कि मुकेश साहनी को यह बात पता चल गई कि भाई इनके मन में खोट है, और ये खोट ये है कि अगर ऐसी ही कैंपेन चला तो संतोष साहनी की जमानत जब्त होगी, वो तीसरे स्थान पर रहेंगे। लड़ाई हो गई है हिंदू मुसलमान की, और उस हिंदू मुसलमान के लड़ाई में जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुजीत सिंह, पूर्व आईआरएस अधिकारी, जिनकी पत्नी वहां से एमएलए थी पहले, उनको उनकी तरफ एक वोट पोलराइज होगा और मुसलमान का वोट पोलराइज होगा। और तेजस्वी के यहां से यादव को मैसेज जा रहा है कि आप मुसलमान को वोट करिए, आप अफजल अली को वोट करिए। तो ये जैसे भांप गए वो, जिस दिन अपील आप कह रहे हैं कि जो गाड़ी में जाते हुए इन लोगों ने वो वीडियो बनाया और अपील जारी हुई, उसके 4 घंटे के बाद तो उन्होंने मुकेश साहनी ने किया। मुकेश साहनी बड़ा अटपटा था, नहीं लेकिन वो प्रीएम्प्ट था, उनको पता चल गया था कि इसके पहले कि हमारा भाई ऐसी स्थिति में पड़े वोटिंग में कि उसकी जमानत जब्त हो, तो प्रीएम्प्ट करके उन्होंने नाम वापस करा दिया, मतलब बिठा दिया उसको। और उसके बाद से कैंपेन में नहीं जा रहे हो तेजस्वी यादव के साथ। नहीं, मैं समझना चाह रहा हूं कि वो खासकर तेजस्वी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मुझे यादव मुसलमान के अलावा किसी और समाज का वोट आए, इसीलिए सब ना इतना गुप्ता जी की पार्टी और मुकेश साहनी साथ हैं। तो आज वहां वो ईबीसी वोटर क्या सोच रहा होगा, मल्ला वोटर क्या सोच रहा होगा? ये सिर्फ एक सीट पर नहीं हुआ है। हाँ। आप कांग्रेस के कुशवाहा उम्मीदवार को तेजस्वी यादव अपने यादव उम्मीदवार से हरवा रहे हैं कहलगांव में। आपने पढ़ा नहीं नाम, फ्रेंडली फाइट कहलगांव सीट पर हो रही है। कांग्रेस के प्रवीण कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं और तेजस्वी यादव ने रजनीश यादव को कैंडिडेट बना दिया। कांग्रेस के ब्राह्मण उम्मीदवार हैं शाश्वत केदार, उनको नरकटियागंज में तेजस्वी हरवा रहे हैं अपने दीपक यादव को खड़ा करा करके।
तो अपने यादव से वो कुशवाहा को हरा रहे हैं, ब्राह्मण को हरा रहे हैं, वैशाली में भूमिहार कैंडिडेट को हरवा रहे हैं, वहां पटेल खड़ा करके इंजीनियर संजीव को, और यहाँ मुसलमान से हरवा रहे थे ईबीसी कैंडिडेट को। तो ये तो वो मोटी बात, ईबीसी विश्वास नहीं कर दूसरी पाएगा। कोई भी जाति, ईबीसी नहीं, कुशवाहा भी, वहां पे उनका नाम तो है। भूमिहार भी कोई नहीं कर रहा है। एक ये मैं इसलिए कर रहा हूं, अभी भी वोटर टर्नआउट ऐप पे है ये 42.31% 1 बजे तक की पोलिंग है, रिकॉर्ड होने जा रहा है ये। बहुत अद्भुत। आप समझिए ये सचमुच भी है 42.31, यानी 50। भाई 1:30 बज रहा है, आपके पास डेटा ज्यादा से ज्यादा 1 बजे का हो सकता है। 1 बजे का डेटा है। 1 बजे का डेटा। तो अगर ये आंकड़ा आ रहा है तो आप ये समझिए कि जो एसआईआर में, जिसको बार बार ज्ञानेश जी कहते थे और विपक्ष आरोप लगाता था कि मतदाता सूची का शुद्धिकरण, तो जब सूची शुद्ध हो गई तो चुनाव के जो मतदान के आंकड़े हैं वो भी शुद्धता से दिखाई पड़े। मैं बता दूं, बेगूसराय 46%, दिखा दीजिए, बेगूसराय में 46% वोटिंग, भोजपुर में 41%, बक्सर में 41%, दरभंगा में 39%, एवरेज 40% के आसपास 1 बजे तक मतदान। पिछली बार 60% ओवरऑल सब कुछ जोड़ घटा के मिला था, और 40% 1 बजे तक हो रहा है। तो ये तो बता रहा है कि इस बार वाकई रिकॉर्ड संख्या में लोगों का बाहर निकलना हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। बात हो रही थी तेजस्वी और ईबीसी वोटर की, जिसका साथ मिले बगैर तेजस्वी बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन क्या वो हो रहा है चुनाव में? नहीं, देखिए मतलब इसको रणनीतिक तौर पर अगर कहें तो कहीं न कहीं जो महागठबंधन है वो इसमें चूक गया। जब हम लोग अभी बात कर रहे थे ना कि किसके प्रत्याशी जीतते हैं उससे तय नहीं होता, तय होता है भाई। जब आप ये कहते हैं कि आप सबसे ज्यादा यादवों को टिकट दे देंगे और फिर एक तरफ नारा लगाते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और दोनों रिलेट नहीं करता है, तो दूसरे वालों को क्या लगेगा कि हम हमेशा पीछे पीछे चलेंगे। ठीक है, वो ऐसी की बात वो नहीं लोग मानेंगे, दरी बिछाने के लिए मुसलमान जाए, क्योंकि उनको विकल्प नहीं। लेकिन जो दूसरी ईबीसी जातियां हैं उनका नेता खड़ा है, उनकी पार्टी खड़ी है, और उनको साफ साफ दिख रहा है कि सम्राट चौधरी वहां कोई ऐसे थोड़ी ना है कि कोई पीछे खड़े हैं, उनके आगे कोई सवर्ण नेता खड़ा हुआ है, या नीतीश कुमार थोड़ी ना कहीं ऐसे खड़े हुए हैं। तो उनको साफ साफ नजर आता है, चिराग पासवान दिखते हैं, उपेंद्र कुशवाहा दिखते हैं, मुसहर समाज के मांझी जी दिखते हैं, तो उसको लगता है ठीक है। तो गैर यादव ओबीसी, जिसको हम उसका एक हिस्सा नीतीश जी ने वर्गीकरण करके ईबीसी कर दिया, वो निश्चित तौर पर एनडीए के साथ है, और जो गठबंधन को करना चाहिए था वो नहीं कर पाया। और एक बात और मैं कहूं, जो दलितों में कोशिश थी कांग्रेस की वो भी चूक गई। राजेश राम को अध्यक्ष तो बनाया, लेकिन जो संदेश देना चाहिए था आपसी झगड़े में, वो संदेश भी देने में वो रहे। मुकेश सहनी एक इंटरव्यू दे रहे थे, मैंने क्योंकि वो देखा तो आपके साथ जिक्र कर दूं। नेता मिल जाते हैं, बड़े नेता लोग, लगता है भाई मेरे पास 5% इस जाति का वोट है, ये 20% वाले बड़े नेताजी हम हाथ मिला लेते हैं तो 25% हो जाएगा। ग्राउंड पे इतना आसान नहीं होता। इस बात को स्वीकार किया मुकेश सहनी ने। कैसे? इंटरव्यू में उन्होंने कहा हमारे समाज के साथ बड़ा गलत हुआ, हमारा समाज पिछड़ा रह गया, और हमारे समाज के साथ जो है यहाँ जाती हुई वहाँ जाती हुई, उन्होंने तमाम तरीके की बातें बताई। रिपोर्टर ने पूछ लिया, लेकिन जमीन पर तो आप इस बात को स्वीकार नहीं करते कि संघर्ष जो है वो तो यादव और आपकी जाति का ज्यादा है। तो उन्होंने कहा ये बात भी ठीक है, लेकिन अब हम साथ हैं। अब आप साथ हो गए तो हर गांव में तो नहीं ऐसा हो जाएगा ना कि आज मुकेश सहनी जी जो हैं वो आरजेडी के साथ हैं, तो अब हमारा जो यादव पड़ोसी है उसके साथ हमारे संबंध बड़े अच्छे हो जाएंगे। नहीं होता, ऐसे ट्रांसलेट नहीं होता है ना। सोशल कॉन्फ्लिक्ट इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होता है। जब आपने मान लिया कि सोशल कॉन्फ्लिक्ट है, तो आपके मिल जाने से, आप तो पिछली बार बीजेपी के साथ थे, तो आपके कहने से स्विच होकर के लोग बीजेपी में चले जाएं, फिर आप इधर आ जाए तो इधर हो जाए। अब यही जहां से उनके भाई का टिकट उन्होंने उनका चुनाव में बैठा दिया, उनको गौरव बराम, वहां सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। वीआईपी के मुखिया सहनी साहब का गृह विधानसभा क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने यहां से कैंडिडेट वापस ले लिया था। जनता अभी भी कतार में है, महिलाओं की कतार भी है और पुरुषों की। क्या नाम हुआ आपका? घूरन मिस्त्री नाम है मेरा सर। मिस्त्री साहब जी सर। किसकी सरकार बना रहे हो मिस्त्री साहब? ये मोदी सरकार को डायरेक्ट वोट चल रहा है, कमल छाप को जा रहा है, कमल छाप को, कमल छाप को जा रहा है। हम मुद्दे की बात कर रहे थे। मुद्दे की बात कर रहा है तो नीतीश का मुद्दा है। किस मुद्दे पर वोट हो रहा है? विकास के मुद्दे पर वोट हो रहा है। विकास के मुद्दे पर हो रहा है। यहाँ तो रोजगार की भी बहुत सारी बात हुई। विकास के साथ साथ रोजगार भी है। आज जब वोट करने जा रहे हैं, कौन सा मुद्दा है? कोई योजना का लाभ मिला, कोई फायदा हुआ? फायदा कुछ नहीं। फायदा कुछ नहीं। तो एक महिला क्या चाहती है बिहार में? बिहार में नीतीश कुमार चाहते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार तय कर रहा है वोट। महिला खुद कर रही है या पति बता रहे हैं? महिला बताते हैं। महिला बताती है। हाँ। तो किसकी सरकार बनती लग रही है आपको? जिसको राशन खाएंगे उसी को न वोट देंगे। रेवंती देवी जी, महिला किस मुद्दे पर वोट दे रही है अब की बार? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। लो भैया, नीतीश कुमार। मुद्दा पूछो तो सीधा नीतीश कुमार। अम्मा, किसी योजना का लाभ हुआ? नीतीश कुमार।
अरे मैं योजना पूछ रहा हूँ, लाभ हुआ है कुछ? कोई योजना मिली? नहीं मिली। नहीं नीतीश कुमार क्यों? दै छै खाए ले खाना खुराकी वो तो केकरा देबै? अच्छा, खाना खुराक वो दे रहे तो और किसको देंगे? क्या सोच के वोट दे रहे हैं? क्या सोच को वोट दे रहे हैं? विकास करता है मोदी सरकार, उसी के लिए सोच के दे रहा है। मोदी सरकार के लिए सोच के दे रहा है। हाँ। यहाँ तो आपके समाज से वीआईपी भी थी, वो पीछे हट गई, तो उसका क्या असर हुआ? क्या सर कुछ नहीं होगा, होगा नीतीश सरकार के देगा वोट हम लोग सब। तो जवाब बड़े मजेदार देते हैं हमारे देश की जनता। ने कहा जिसका राशन खाएंगे उसी को वोट देंगे। एक ने बिना सवाल सुने बोल दिया नीतीश कुमार, किसी ने कहा कमल छाप। तो ये गौरा बोराम है। जहां मुकेश सहनी के भाई लड़ रहे थे, उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब वो बाद में उन्होंने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे, अब जो मुस्लिम कैंडिडेट हैं आरजेडी के, वही हमारे उम्मीदवार होंगे। जनता के वोट की मैं बात कर रहा था। एक रिपोर्टर ने पूछा, कहीं चाय की दुकान पर एक बुजुर्ग आदमी थे, उनसे जाकर के कि क्या चाचा, ये कब तक जंगल राज का बात बताया जाएगा जी? उनका जवाब था, जब तक जिंदा रहा जाएगा जी। की होता है ना, बिहार में चल रहा है। तो कमाल हो गया। नहीं, ये सुना मतलब भाई, आप 20 साल हो गए अभी तक जंगल राज कर रहे हो, तो बोले क्यों भूल जाए भाई, हमने देखा है। आगे ये बोले मैं अपने बच्चा को, लड़के को, उसके लड़के को ही बताऊंगा क्या था जंगल राज। सीरियस नोट पे ये बात है, इसको वैसे भी आप लोगों से बात करिए ना, तो जिन लोगों ने उसको देखा है और जिन्होंने उस डर से अपने बच्चों को वहां से एक पूरा का पूरा दशक बीता है, एक दिन तो बीता नहीं है ना, और जिन लोगों के परिवार में एक भी घटना हो गई, किसी के अपहरण हो गया, किसी कुछ हो गया, तो उनको तो पीड़ा अभी तक देता है, और वो तो बोलेंगे ही बोलेंगे। सर, ये गौरा बोराम का सैंपल क्या बता रहा था? मुझे इसलिए कोई हैरानी नहीं हो रही, क्योंकि एक तरफ तो तेजस्वी जी ने मुकेश सहनी को डेजिग्नेटेड डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया है, मतलब 16 तक तो 14 तक तो है ही ना, डिप्टी सीएम डेजिग्नेटेड है। लेकिन उसके बाद, क्योंकि इसीलिए बनाया कि वो जो एक इमेज है यादव MY फैक्टर से, उससे कहीं आगे निकलने के लिए, और जो आप बार बार उनको सलाह देते थे कि 31% को बढ़ाना है तो दूसरे समाज के हिस्से को भी लेना है, तो उस राय को मानते हुए उन्होंने ऐसा किया। लेकिन अब यहाँ उनको समझ में आएगा, हो सकता है कि संतोष सहनी जो है वो नहीं जीत सकते हो, और हिंदू मुस्लिम वोट के आधार पर मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाए। अजीत जी की खबर तो यही है कि भाई की जमानत मतलब इज्जत बचाने के लिए कहा लड़ो मत भाई। तो फिर इसलिए ये किया हो भाई, सीट तो बच जाए, कम से कम दोनों लोग लड़ें और उसमें हो जाए। लॉजिकल लगता है, अपनी इज्जत बच जाए। मुकेश सहनी को भी बता दिया होगा कि इस तरह से, और दिखाने के लिए कर दिया कि भाई आपने अपील कर दी कि हम इसको जिताने की बात कर रहे हैं। तो ये सारा चुनावों में होता रहता है, उनको समझ में आ गया होगा कि सीट इंपॉर्टेंट है ना, सीट जीतनी चाहिए। वो तो बागी भी जीत जाता है तो फिर उसको भी अपना भाई वापस बना लेते हैं, क्योंकि भाई से रिश्ता थोड़ी टूटता है। अभी बहुत सारे भाई हैं यहाँ पर, हो सकता है उनकी घर वापसी हो, क्या पता मुकेश सहनी का ही दिल घर वापसी हो जाए, उनकी भी घर वापसी हो सकती है। घर वापसी तो इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना पॉलिटिक्स में। हाँ, नहीं वो उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो कमा के क्या ला रहा है। हाँ, तो वो चुनाव में कुछ कमा के लाएंगे कि नहीं आएंगे, क्या ला रहा है, तो वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन पलायन पर भी मुझे नहीं लग रहा कि पलायन पर वोट हो रहा है। पलायन वहाँ पर मुद्दा है, लोग तकलीफ में है, लेकिन पलायन का मुद्दा इसलिए नहीं बन पा रहा कि पहले वाली सरकार के वक्त में पलायन हुआ, इस वाली सरकार में ऐसा कुछ नहीं हुआ कि वो पलायन वापस हो जाए, घर वापसी हो जाए। कोई देखिए सर, कोई बिहार जो है कोई सोने का राज्य तो नहीं बन गया। हाँ, तो 20 साल में ये बात तो ठीक है, वहाँ परेशानियां अभी भी हैं। अब कोई कहेगा कि भाई आपने महिला वोटर की इतनी बात की, वो नीतीश के वोटर हैं ज़्यादा, इसीलिए मैं आपको बदलाव वाले वोटरों की बात भी सुनाता हूँ। उनके भी इश्यूज हैं, और ऐसा नहीं है कि हर कोई ये कह रहा है कि ये एक तरफा चुनाव है। बहुत से लोग कहते हैं बड़ा कांटे का चुनाव भी है, सीट बाय सीट भी चुनाव लड़ा जा रहा है। कुछ एक लोग ऐसा मानने वाले हैं जो कहते हैं कि बदलाव होगा भी इस बार। तो आप ऐसे कुछ लोगों की बात सुनिए जो खुलकर कह रहे हैं कि हमें इस बार नीतीश कुमार नहीं चाहिए। बहुत सारे नेताओं ने बहुत सारी बातें की, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है? जहाँ विकास, जिस नेता को विकास देखेंगे उस पर वोट डालेंगे। अच्छा, विकास के नाम पे वोट जी, पड़ रहा है। विकास के नाम पे वोट कर रहा है। हुआ है वो? जी हुआ है। सर, क्या नाम हुआ? मनोज तांती। ताती साहब, किस मुद्दे पर वोट पड़ रहा है आपकी बार बिहार में? जो विकास करेगा उस मुद्दे पर वोट डालेगा। तो विकास हुआ है पिछले 5 साल में या बदलाव है? हुआ है, कुछ बदलाव भी है। बदलाव करना है। बदलाव करना जी। है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद मतीबुल। सर, किस मुद्दे पर आपको लग रहा है कि बदलना चाहिए? ये सरकार 20 साल से कुछ भी नहीं किया सर, ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, गरीबों का और गरीब करते जा रहा है सर। हम लोग मजदूर होते हुए देख रहे हैं, अच्छा, रोटी नहीं कमा के खा रहे हैं सर। इतना महंगाई बढ़ा दिया है, बैगन पर कभी गोभी पर कभी कुछ पर GST लगा दिया, फल्ला चिल्ला। हम लोग मजदूर आदमी मर रहे हैं सर। अच्छा, कुछ काम नहीं कर रहा है सर। अच्छा, कुछ काम हाँ, नहीं है तो खाली ये बोल रहे हैं काम नहीं हुआ। यहाँ जमीन पर क्या मुद्दे चल रहे हैं? हम शिक्षा स्वास्थ्य पर जा रहे हैं। हमारा
प्राथमिकता है शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, उसके और कदम बढ़ा रहे हैं हम लोग। तो शिक्षा और स्वास्थ्य, तो ये कौन पार्टी है जो इस मुद्दे को उठा रही है? अब जो मुद्दा उठाएगा हम तो उसी के पीछे हैं। उसके पीछे है। हाँ, तो सरकार की बरकरारी देख रहे हैं या बदलाव देख रहे हैं? बदलाव की ओर देख रहे हैं। बदलाव की ओर देख रहे हैं। देख लिए, लाइन में खड़े थे, बता नहीं रहे थे मैं किसको वोट डालूं, मतलब बयान में भी नहीं बताया आपने कि किस तरफ मेरा रुझान है। बड़े मतदाता बड़े वो होते हैं, चतुर होते हैं। लेकिन जैसे वो तांती समाज के एक थे, ये आईआईपी जो पार्टी बनी है गुप्ता जी की, आईपी गुप्ता जी की, महागठबंधन के साथ ये हैं। छोटे छोटे समाजों को जोड़ने की कोशिश जो है, उन्होंने कहा हम बदलाव करेंगे। मुस्लिम एक मतदाता था, उसने कहा हम बदलाव करेंगे। तो ये तो है ना, वो 32% तो वोट अनब्लॉक जो मिलता था वो तो इस चुनाव में भी है। कोई नहीं मान रहा है कि यादव और मुसलमान जो है वो बहुत टूटेगा। मुसलमान तो छोड़ दीजिए, यादव भी बहुत टूटेगा, कुछ भी टूटेगा ज़्यादा, ये नहीं मान रहा है कोई। मान रहे हैं कि ये तेजस्वी यादव के पीछे खड़े हुए हैं। और वो आपको चीफ मिनिस्टर की पसंद वाले हर डेटा, हर सर्वे के डेटा में दिखता ही था। 35%, 37% पहली पसंद कौन मुख्यमंत्री की? तेजस्वी यादव। वहाँ ना कोई आगे ना कोई उनके बाद, एक ही आदमी चाहिए, तेजस्वी यादव चाहिए, बस क्लियर है। देखिए बड़े साफ है ना। देखिए बीजेपी किस तरह से अपने वोटरों को देखती है। बीजेपी अगड़ी जातियां प्लस ओबीसी जो यादव नहीं है और ईबीसी के वोट, ये और ईबीसी का ज्यादा वोट जेडीयू को जाता है, बीजेपी को भी नहीं जाता। अब कोशिश ये हुई है, जैसे अब बीजेपी को देखो तो 16 उन्होंने टिकटें ईबीसी को दी हैं, लेकिन उधर आरजेडी इस वोट की तरफ देख रहा है, ईबीसी वोट की तरफ लगातार आरजेडी देख रहा है। उसको लगता है कि ये वोट जो है वो जेडीयू से खिसका सकते हैं और इसीलिए उन्होंने 22 सीटें ईबीसी को दी। और इसी आप ये भी देखिए कि जो आरजेडी या महागठबंधन है उसे ये भी लगता है पिछली 12,000 वोटों से हमने 15 सीटें लूज की थी, तो उनको लगता है ना कि ये चांस है जहां पे हम जो है अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। तो इसीलिए ये कोशिश है। बीजेपी का जो अगड़ा वोट है वो टूटेगा नहीं। बीजेपी का जो कुछ कह रहे थे ये लोग कि जन स्वराज को जा रहा है ब्राह्मण वोट, बहुत कम ऐसा होगा, वो टूटेगा नहीं। दूसरा जो उसका नॉन यादव ओबीसी वोट है वो नहीं टूटेगा। अब बात आ जाती है ईबीसी वोटों की, जिसमें मारामारी है कि कौन कौन किसको ले जाए। दलित नहीं बताया आपने, ये वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उसको वो हमेशा मान लिया जाता है कि सारी लड़ाई बिहार की ओबीसी ईबीसी की है और दलित 20% दलित है बिहार में, वो इग्नोर हो जाता है। उसका एक जनरल रुझान, नीतीश कुमार ने जब आए सत्ता में तो उस समय रामविलास पासवान अलग पॉलिटिक्स करते थे, उन्होंने नई पार्टी बनाई थी, उसी समय बनी थी पार्टी 2005 में जब आए तो दलित और महादलित नीतीश कुमार ने उसी समय कर दिया। और 5% जो पासवान थे उनको दलित माना और बाकी 15% को महादलित में रख दिया और उनके लिए अलग से तमाम रामविलास पासवान कभी 10% के ऊपर वोट लेते थे? नहीं, कभी नहीं। उनको 7% मतलब वो पासवान के अलावा कुछ और कोई और वोट मिलता था कि नहीं? उनको मिलता था वोट, उनको कैंडिडेट्स के वोट मिलते थे जो उनके जनरली फॉरवर्ड कैंडिडेट्स होते थे, फॉरवर्ड्स और मुस्लिम के उनके जो होते थे उनका वोट मिलता था उनको। नीतीश कुमार ने उसी समय महादलित की कैटेगरी बना करके और उनको अपने साथ जोड़ लिया था, जो मोटे तौर पर अभी तक जुड़ा हुआ है और अब तो पासवान भी जुड़ गया है। तो एक रविदास समाज के एक छोटे से हिस्से को छोड़ दें तो दलित के 20% का मैक्सिमम हिस्सा अभी एनडीए के तरफ 60% वोट जाता होगा एनडीए को। दलित 60% वोट जाता होगा। उसी वोट की वजह से कुछ सीटों पे 4-5 सीटें हैं शायद ना, जो आप ज्यादा बता पाएंगे कि वो बहुजन समाज पार्टी भी वहां अच्छा लड़ रही है। बिल्कुल उसी रविदास तेजस्वी के गुलदस्ते में वो दलित वोट लेने के लिए कोई है नेता? देखिए कांग्रेस ने राजेश राम को आगे किया था, लेकिन राजेश राम को उसके साथ भी वही कहना है कि जो खोट तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स में जो कमजोरी है ना वो साफ जाहिर होती है। उन्होंने वहां राजेश राम को उनकी सीट पर फंसवा दिया, आरजेडी ने फंसा दिया। एक पासवान इनके नेता हैं सुरेश पासवान, उन्होंने ऐसी पॉलिटिक्स की, ये मैसेज बनवा दिया कि राजेश राम को कुटुंबा हरा देंगे। राजेश राम कुटुंबा में ऐसे फंसे कि जिस दिन तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा हो रही थी उस दिन तक नहीं आए पटना। वो अपनी सीट में फंस गए। एक चेहरा जो कांग्रेस ने आगे किया दलित का, और वो भी उस समाज से किया जो रविदास समाज है, जिसका 5% वोट है। और ये जो अभी हर्षी कह रहे हैं ना कि वो यूपी से लगता हुआ जो इलाका है, बक्सर का और कैमूर का, भभुआ, मोहनिया, ये ऐसी सीटें हैं। जैसे मोहनिया सीट का एक आपको बता दें, 1 मिनट में बात खत्म हो जाएगी, आधे मिनट में, कैंडिडेट का, आरजेडी के कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया वहां से। महिला थी और दूसरे प्रदेश की है जिसका आरक्षण बिहार में नहीं है, तो वो दलित महिला का नॉमिनेशन कैंसिल हो गया, लेकिन उसका लाभ नहीं मिल रहा है एनडीए को। वहां बसपा को लाभ जाता मिल रहा है, बसपा के कैंडिडेट का मोहनिया सीट पर। तो ये मोहनिया, भभुआ, कैमूर, बक्सर, ये जो लगता हुआ इलाका है यूपी से, वहां मायावती भी अच्छा परफॉर्म करती है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या ईबीसी खासकर नॉन यादव ओबीसी, ईबीसी और दलित वोट को लाने की इस बार महागठबंधन ने कोई ईमानदार कोशिश की? नहीं की ना, वही नहीं की है ना, वो की कोशिश की है, ऐसा नहीं। ईबीसी की तो कोशिश की ना महागठबंधन ने। आरजेडी, मैंने आपको बताया, आरजेडी ने 22 सीटें दी उनको ईबीसी में।
अगर वैसे भी आप ईबीसी देखेंगे 113 जातियां हैं, उसमें से 90 कुछ जातियों को तो कोई कैंडिडेट नहीं है नहीं, उसमें। नीतीश कुमार तो देते हैं अलग अलग तरह से। नीतीश और कुमार ने नीतीश EBC को कुमार अच्छा टिकट नीतीश दिया है। कुमार ने नीतीश EBC कुमार को ने टिकट दिया। दिया है, उन्होंने के साथ तो है ही ना EBC है ही उनके साथ। पूरे नहीं 2% से 15% पे तो वही जाकर बनते हैं ना। परसेप्शन विजय जी हम और क्लियर कर दें कि ईबीसी का जो वोट है वो बीजेपी को ज्यादा जाता है। ईबीसी का वोट बीजेपी को ज्यादा ज्यादा जाता है। जब बीजेपी 2015 में अकेले लड़ी थी, जब जेडीयू आरजेडी लड़ रहे थे और बीजेपी अकेले लड़ी थी, तो 52% ईबीसी का वोट बीजेपी को गया था। सर ये तो हमेशा आप कन्वेंशनल जो हमारी बता रहे हैं। सबकी सोच थी कि भाई हाँ, कि ईबीसी हमें तो मतलब ये लगता है नीतीश कुमार JDU को को पोस्ट इलेक्शन सर्वे, पोस्ट इलेक्शन डाटा जो कलेक्ट किया सीएसडीएस ने, हम वो ठीक बता रहे है। हैं। हमने EBC बहुत का सारे वोट लोगों की बीजेपी बात आपको सुना दी, कर भी ली, जनसुराज की बात नहीं हुई कोई त्रिपाठी जी अभी तक। लेकिन आप वोटिंग के दिन भी ना बात करें, ऐसा मुझे गुड़ा आपने देखिए करना है। जी आज है नहीं। जनसुराज जी नहीं है उनको। मैं कह रहा हूँ बात करना है। हाँ करना बिल्कुल। अब देखिए, उनका नेता भाग गया चुनाव लड़ने से, और पता नहीं, हम तो सुबह से देख रहे हैं कहीं दिख जाए जनसुराज का कुछ, न बस्ता दिख रहा है न लोग दिख रहे हैं। तो करना है तो कर लीजिए, लेकिन अब मुझे नहीं लगता कि वो अब कहीं रेस में बचे हुए हैं। कुछ सीटें हैं जहां वो कुछ वोट पाएंगे, और जीतते हुए कौन दिख रहा है, मैं बड़ी कोशिश कर रहा था कल शाम को बैठा, मैंने सोचा कि एक आध दो सीट कुछ ऐसी मिल जाए जहां वो जीत रहे हो। उनके प्रत्याशियों की चर्चा है कि कुछ प्रत्याशी, करीब ऐसी 10 सीटें हैं जहां प्रत्याशी उन्होंने बहुत अच्छे उतारे हैं, लेकिन जीतने की स्थिति में कोई है अभी तक, मतलब मुझे भरोसा नहीं हो पा रहा है। चले ठीक। तो ये बिहार की बात थी, और बिहार में आज शाम तक वोटिंग चलेगी, तो आपको अपडेट भी करते रहेंगे। वोट प्रतिशत कितना बढ़ रहा है ये भी बताएंगे, अलग अलग सीटों पर बातचीत जो हमारे रिपोर्टर्स कर रहे हैं वो भी सुनाएंगे।